Good afternoon, everyone. Welcome back to Safalta IAS and Karthik Sir official YouTube channels. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. यदि आप अच्छे नहीं हैं तो इस सेशन के बाद अच्छे हो जाएंगे. So in the last session we have learned how Britishes came to India and started ruling. उन्होंने कैसे ट्रेडिंग एंड रूलिंग करना स्टार्ट किया. How did they won the battle of Plassey and the battle of Buxar and they become फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर. ओके, हमने ये सारी चीजों को जाना. लेकिन सर हमने ये तो जाना कि बैटल ऑफ पलासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है. आपका जो आपके कैप्टन है हॉकिंस आए, उन्होंने मुगल से परमिशन मांगी. देन बैटल ऑफ बक्सर हुआ, औरंगजेब की डेथ हो जाती है. लेकिन सर अब आगे होना क्या था, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं. बहुत डीपली समझ के चलेंगे. सो इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं. तो यहां पर हम बात करते हैं, तो हमने कहा कि 16th सेंचुरी चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो एलिजाबेथ फर्स्ट गिव अ चार्टर टू इंग्लिश मर्चेंट या ब्रिटिश मर्चेंट टू डील विद द एशिया. ओके, उन्होंने कहा कि जाओ डील करो, ट्रेड करो विद एशिया के साथ. ओके, ईस्ट एशिया के साथ. तो यहां पर एक्चुअल में चार्टर एक्ट आता है. देन उस एक्चुअल में आपको पता है कि फर्स्ट जो शिप था, फर्स्ट ब्रिटिश मर्चेंट शिप लैंडेड इन 1608 एट सूरत. ओके, एंड दे विल रीच, वहां पर पहुंचते हैं मुगल एम्परर, कहां पर जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें व्यापार के राइट्स दे दो. लेकिन आपको पता है जो आपका विलियम हॉकिंस थे ना, विलियम हॉकिंस वो इंसान था, उसे पता था कि कैसे परमिशन लेनी है. उसने लैंग्वेज, आपको पता है, मुगलों की लैंग्वेज सीखी. एंड मुगलों की लैंग्वेज सीखकर, क्योंकि आ तो गए थे 1608 में, लेकिन इनको परमिशन मिली 1613 में. इन्होंने 5 साल बैठ के भारत में क्या किया, इन्होंने 5 साल बैठ के भारत में सिर्फ मुगलों की लैंग्वेज सीखी. और जब ये मुगलों की लैंग्वेज सीख गए, तो जब इन्होंने रिक्वेस्ट की कि तब इन्हें परमिशन मिल गई. ठीक है, तब इन्हें जहांगीर से क्या मिल गई, परमिशन मिल जाती है. चलिए फिर हम आगे बात करते हैं. बैटल ऑफ पलासी होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, एंड बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. ये सारी चीजें राजा राममोहन रॉय के बारे में मैंने बताया. आइए अब हम आगे महात्मा गांधी के बारे में बताया. अब हम एक एक करके बात करेंगे. कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ ह्यूमंस रिमार्केबल अचीवमेंट. जो हम बात करते हैं, जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो इंसान का रिमार्केबल अचीवमेंट्स है. Nowadays we are working with on AI, we are working on any software. It is made of language. ये लैंग्वेज से बने हुए हैं, ये लैंग्वेज से बने हैं. यदि सपोज करो कि देयर इज नो लैंग्वेज, तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को समझना. और यूनिट नंबर 6 से क्वेश्चंस बहुत आते हैं. आइए हम आगे बात करते हैं. कहते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर हमने कहा कि लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. जो लैंग्वेज है वो हमारी एक पार्ट ऑफ लाइफ है. लाइक द एयर वी ब्रीथ करते हैं हम, वी ब्रीथ एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. लेकिन हम इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि एज ऑफन आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स फीचर्स, बट वी यूज फ्रिक्वेंटली. लैंग्वेज इज अ सिस्टम. और जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टम है. वो क्या है सर? एक लैंग्वेज एक सिस्टम है. यहां पर हम बात समझते हैं कि इंग्लिश इन इंडिया, कहते हैं इंग्लिश बिकम्स एसोसिएट लैंग्वेज इन इंडिया. ओके, आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल. ओके, पोस्ट कॉलोनियल जो इंग्लिश उसे 15 ईयर्स के लिए एक्चुअल में एक्सटेंड किया, लेकिन फिर वो हर साल हर 15 ईयर्स में एक्सटेंड हो जाता है. यहां पर हम समझ गए थे कहानी को. अब हम आते हैं यहां पर नेक्स्ट पर हम बात करने वाले. यहां से फर्स्ट आता है कि सर इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज. सर व्हाई इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज? क्योंकि इंग्लिश इज द मिक्सर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. सर कैसे? जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो देयर इज अ आर्किक लैंग्वेज, देयर इज अ ग्रीक लैंग्वेज, देयर इज अ ग्रीक वर्ड्स, देयर इज अ रोमन वर्ड्स, देयर इज अ फ्रेंच वर्ड्स. जैसे एक वर्ड हम कहते हैं सिगरेट सिगरेट सिगरेट, दिस इज नॉट सिगरेट, दिस इज अ सिगाते. दिस इज अ सिगाते, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड. ओके, गॉट इट. हम आलू आलू चिल्लाते रहते हैं. आलू इज एन इंग्लिश वर्ड. ओके, आलू इज अ इंग्लिश वर्ड. ओके, आलू एक इंग्लिश वर्ड है. साधु इज अ इंग्लिश वर्ड. तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ओवर द वर्ल्ड. पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो है इंग्लिश. ओके, नेट कहते हैं कि एज अ ग्लोबल द लिंगुआ फ्रैंका,
लिंगुआ फ्रेंका का मतलब होता है सर कॉमन लैंग्वेज। जी ये दुनिया की कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। ये दुनिया की कैसी लैंग्वेज बन चुकी है सर? ये दुनिया की कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। लिंगुआ फ्रेंका हम जिसे कहते हैं, एक लिंगुआ फ्रेंका का मतलब होता है कॉमन हो जाना, कोई भी चीज कॉमन हो जाना। और एक्चुअली लिंगुआ फ्रेंका का हम यूज करते थे समथिंग डील्स इन, समथिंग हेल्प्स इन डीलिंग इन बिजनेस, ओके, व्यापार में या किसी चीज में हेल्प करती है, तो उसे हम कहते हैं लिंगुआ फ्रेंका। तो कहते हैं इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड द लिंगुआ फ्रेंका ऑफ द मॉडर्न एरा, इसे मॉडर्न एरा की सबसे कॉमन भाषा कहा जाता है। आज एक बात मुझे बताओ, क्या फ्रेंच गूगल फ्रेंच में चलता है? नहीं, इंग्लिश। ओके, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया का बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी इंग्लिश, ये सुनो। तो हम कह सकते हैं एज अ ग्लोबल लैंग्वेज द लिंगुआ फ्रेंका ऑफ द मॉडर्न एरा। बहुत इंपोर्टेंट है। कहते हैं टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया, इसे भारत में सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाता है। लेकिन मेघालय एंड नागालैंड ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर प्राइमरी एंड फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। ओके, यहां पर हम कहते हैं कि टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, इसे पूरे दुनिया में, दुनिया के तौर पर इसे सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में। आप चाहे फ्रांस की बात कर लें, रसिया की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, इनकी खुद की अपनी एक्चुअली में डायलेक्ट्स हैं। बट कहते हैं कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड, जब भी कोई आउटसाइड से आता है तो इंग्लिश में ही बात करता है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि ग्रेट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक्स डाइवर्सिटी फाउंड विद इन आवर नेशन। यदि हम बात करें, जब भी आप, जैसे आप साउथ के हैं, यदि आप साउथ में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप? साउथ में जा रहे हैं, तो यदि आपको साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन बट यू नो इंग्लिश, सो देन यू कैन टॉक वेरी इजीली, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिफाइड बहुत है। यदि हम बात करें, हम जा रहे हैं बिहार और हमें बिहारी नहीं आती है, प्रॉपर नहीं बोल पाते, या हम कोई हम अपनी सेवन सिस्टर्स में जा रहे हैं, वहां पर यदि हमें हिंदी नहीं आती, उन लोगों को हिंदी नहीं आती, और इंग्लिश जो है वो हमारी मीडिएटर बन जाएगी, कम्युनिकेटर बन जाएगी, ये सुनो। तो एट दैट टाइम इंग्लिश विल हेल्प अस। ओके, इंग्लिश हमारी बहुत हेल्प करती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इंग्लिश इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर कम्युनिकेशन होता है एज अ लिंक लैंग्वेज, इसे हम लिंक लैंग्वेज कहते हैं। वाई इट्स कॉल्ड लिंक लैंग्वेज? सर इसे हम लिंक लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि सर लिंक लैंग्वेज का मतलब है, जैसे कि हम बोलते बोलते कहते हैं ना, यार भैया एक कोल्ड ड्रिंक ले आना, ठंडी पानी की, हम नहीं कहते एकदम चिल्ड बियर, चिल्ड पानी की बोतल ले आओ। तो एक्चुअली में चिल्ड पानी की बोतल ले आओ, इसका मतलब क्या है? हम बोलते हम इंग्लिश पर आ जाते हैं, हिंदी से हम इंग्लिश पर आ जाते हैं। तो इसलिए इसे लिंक लैंग्वेज कहा गया, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज को लिंक कर लेती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से कि यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, सब कुछ एक्चुअल में किसमें? इंग्लिश में। एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। फाइन, चलिए आगे हम बात करते हैं। कहते हैं अब यहां पर आपको समझना है, जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, उड़िया है, बंगाली है, नेपाली है, हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, कश्मीरी है, लद्दाखी है। इतनी सारी डायलेक्ट्स हैं। इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ डायलेक्ट्स। ये क्या है सर? एक डायलेक्ट्स है। ओके, यहां पर यदि हम बात करते हैं तो कहते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज हैविंग कम्युनिकेटिव एंड एजुकेटिव वैल्यू। कहते हैं जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज हैविंग कम्युनिकेटिव एंड एजुकेटिव वैल्यू। इंग्लिश इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट आउट ऑफ एनी imposition but because of the realization that it has certain advantage. English is not imposed to speak. इंग्लिश को कभी थोपा नहीं जाता कि आप बोलें, इंग्लिश को कभी इंपोज नहीं किया गया कि आपको बोलना है। एक्चुअली में व्हेन यू रियलाइज व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप खुद ब खुद सीखने की कोशिश करते हैं। ये बात सच है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट, इनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज एक बार जब भी कोई टीचर क्लास में आता है तो कम से कम उसे ग्रीट किया करो। आप नहीं जानते उसे, कोई बात नहीं। यदि आप सीखना चाहते हैं, आप बहुत बेसिक से सीखना चाहते हैं, और यदि आपका गोल है यूजीसी नेट या लिटरेचर में मास्टरी ऑन लिटरेचर, तो प्लीज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ग्रीट योर टीचर्स। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। यदि आप अपने टीचर्स को ग्रीट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ओके, नहीं चलने वाला। तो कहते हैं एडवर्ड, यहां पर याद रखना एक पर्सन हुआ करते थे, एडवर्ड स्पेर। ओके, इन्होंने क्या कहा? लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ व्हीकल फॉर द
एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट्स। लैंग्वेज केवल व्हीकल नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट द व्हीकल, ये व्हीकल नहीं है, व्हीकल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट्स, परसेप्शन एंड सेंटिमेंट्स एंड वैल्यूज characteristics of a community. It is also represent a fundamental expression of social identity. जैसे कि बेंजामिन वॉर्फ, बेंजामिन वॉर्फ ने क्या कहा, लैंग्वेज शेप्स थॉट्स। इन्होंने कहा लैंग्वेज जो है, भाषा है, वो शेप करती है थॉट्स को एंड इमोशंस को, डिटरमाइनिंग वंस परसेप्शन ऑफ रियलिटी। क्या तुम अंग्रेजों से दिल लगा सकते हो? किसी अंग्रेज यदि हम बात करें, क्या इंग्लिश वुमेन के साथ तुम प्यार में पड़ सकते हो? नहीं पड़ सकते। यदि तुम्हें उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो तुम उनके इमोशंस को नहीं समझ पाओगे, उनके थॉट्स को नहीं समझ पाओगे, और जब उनके थॉट्स को नहीं समझ पाओगे तो तुम उनसे दोस्ती भी नहीं कर पाओगे। तो आपको पता है कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ आपके लिए ऐसा नहीं कि फंडामेंटल्स जो आपके रूल्स हैं, फंडामेंटल्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें वो आपकी बहुत हेल्प करती है। याद रखिएगा इतनी सी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आते हैं हम बात पर क्रिस्टोफर कोलंबस। हु इज क्रिस्टोफर कोलंबस? एक ऐसा व्यक्ति जो निकला था भारत की खोज में, लेकिन पहुंच जाता है अमेरिका, यस पहुंच जाता है यूएसए। कोलंबस कहते हैं द मेन यूरोपियंस टू अराइव इन एंस। अब हम बात करते हैं कि हाउ यूरोपियंस अराइव इन इंडिया, कैसे यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, हाउ यूरोपियंस अराइव इन इंडिया। ठीक है, आओ जानते हैं। कहते हैं द मेन यूरोपियंस, जो मेन यूरोपियंस थे, अब चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे कोलंबस हो, चाहे वो आपकी कोई भी पुर्तगीज हो, चाइनीज हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो, ठीक है, डचेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी यूरोपियंस है हमारे लिए। कहते हैं द मेन यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया इन एंशिएंट इंडिया। अब आप देखना, यूरोपियन 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए, कोई नई बात नहीं थी। हमारा जो इंडिया है वो एक्चुअल में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में बहुत माहिर है, और पहले तो हम इंपोर्ट कुछ भी नहीं किया करते थे, मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ही किया करते थे। हमारे यहाँ से जितने भी स्पाइसेस हुआ करते थे, क्लॉथ्स हुआ करते थे, ठीक है, मेडिसिन हुआ करती थी, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है, एक्सपोर्ट हुआ करती थी। इसके बाद यदि जानना चाहते हो मौर्य काल में यदि आप देखने की कोशिश करें, मौर्य डायनेस्टी में देखने की कोशिश करें कि उसकी वाइफ भी एक कौन थी, यूरोपियन थी। देन उसके बाद यदि हम और बात करने की कोशिश करें, एक बहुत अच्छी बुक लिखी गई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी एक यूरोपियन ने लिखी गई थी, डेट मोमेंट। गॉट इट? तो इट मींस हम क्या कहना चाहते हैं कि द मेन यूरोपियंस टू अराइव इन एंशिएंट इंडिया वर ग्रीक्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट। फर्स्ट जो आए थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, नॉन एज यवंस। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? यवंस के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर अराइव्ड अप टू द प्रेजेंट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर आया हुआ था अलेक्जेंडर। एंड अदर यूरोपियंस अराइव इन इंडिया बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल रीजंस। और जो अदर आए थे, डचेस हैं, पुर्तगालीज हैं, फ्रेंच हैं, दे केम इंडिया ओनली फॉर ट्रेडिंग, सिर्फ वो व्यापार के लिए आए थे, क्योंकि यहां पर उन्हें मसाले बहुत अच्छे मिलते थे, स्पाइसेस बहुत अच्छे मिला करते थे। कहते हैं द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज देन वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड बट मुस्लिम्स ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की। अब बात को समझना, होता क्या है, पूरी की पूरी बात समझते हैं कि कैसे हमारा सी रूट चेंज होता है, पहले हम लैंड रूट से ही हम चले जाते थे, लेकिन फिर हमें होता क्या है, जो ऑटोमन एम्पायर था, ओके, कहते हैं कि जो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज देन वर्ल्ड फेमस फॉर स्पाइसेस। हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये बहुत मसालों के लिए फेमस हुआ करता था, एक्सट्रीम लेवल पर फेमस हुआ करता था, ठीक है। कहते हैं बट मुस्लिम्स ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की, ये जो मुस्लिम एम्पायर था टर्की का, कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू यूरोपियन क्रिश्चियन मर्चेंट्स हु ट्राई टू पास थ्रू देयर लैंड। जब एक्चुअल में यूरोप से हम आया करते थे तो हमें ऑटोमन एम्पायर से होकर आना पड़ता था इंडिया में, तो यहां से वो जाते थे, जब यहां से वो कोई ट्रेड करके लेकर जा रहे हैं यूरोपियंस, तो उनका सामान लूट ले लेना, चोरी चकारी कर लेना, स्केचिंग कर लेना, ओके, स्नैचिंग कर लेना, रॉबरी कर लेना, उनसे जबरदस्ती टैक्सेस लेना। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया, एक नया रूट देखा, सी रूट, सीधा, और कहां पर आप साउथ में पहुंच जाएंगे। अभी हम कहां से होकर जा रहे थे, हम जा रहे थे अपने नॉर्थ से होकर, अब हम जाएंगे सीधे, वो आएंगे साउथ से होकर, समझ रहे हो। पहले नॉर्थ हमारे लिए मेन था, अब नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए, नॉर्थ वेस्ट हमारे लिए मेन था, अब हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, अब हमारे लिए होगा कौन, साउथ, क्योंकि सारी यूरोपियंस, डच, पुर्तगालीज,
फ्रेंच, इस सब का आना साउथ में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो उन्होंने रास्ता नए नए देख लिए। इसके बाद कहते हैं हु ट्राई टू पास थ्रू देयर लैंड, क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली फाउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे किसकी खोज में? क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे इंडिया की खोज में, बट एक गलती से एक्सीडेंटली कहां पहुंच जाते हैं? अमेरिका पहुंच जाते हैं। और कहते हैं कोलंबस ट्राई टू गेट टू इंडिया वाइल सेलिंग वेस्टवर्ड्स फ्रॉम यूरोप। एक्चुअली में कोलंबस जो है वो ट्राई कर रहे थे इंडिया को, कि इंडिया का कोई नया सी रूट मिले, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। और वो क्रिस्टोफर कोलंबस कहां पहुंच जाते हैं? और क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच जाते हैं अमेरिका, एंड उन्होंने अमेरिका की खोज की। उसके बाद अमेरिका पे जैसे ही मिला, उन्होंने वहां पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है इंग्लैंड हैज बीन रूल्ड ओवर मैनी इयर्स। इंग्लैंड कई सालों तक गुलाम रहा है, कई सालों तक, और इतना गुलाम रहा कि दे लर्न हाउ टू मेक स्लेवरी सिस्टम। वो सीख गए कि उन्हें स्लेव कैसे बनाना होता है, और फिर उन्होंने पूरी दुनिया को स्लेव बनाना शुरू किया। बड़े बिजनेस माइंडेड लोग थे यूके के, खतरनाक लोग थे। कहते हैं हम यहां पर, अब यहां पर समझिएगा, यहां पर हम बात करते हैं फ्रॉम द 15th सेंचुरी, फ्रॉम द 15th सेंचुरी द यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव अराइव्ड इन इंडिया। अब 15th सेंचुरी हम बात करें 1457 के आसपास में, ओके। जब इंग्लैंड के अंदर रेनेसां स्टार्ट हो चुका था, रेनेसां स्टार्टेड दैट मूवमेंट, जो यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव्स अराइव्ड इन इंडिया इन द 15th सेंचुरी लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, डच, डैनिश एंड पुर्तगीज। अमंग दीज यूरोपियन पावर द पुर्तगीज अराइव्ड फर्स्ट इन इंडिया। आपको पता है जो पुर्तगालीज थे वो ओनली बिजनेसमैन थे, मतलब दे आर ओनली ट्रेडर, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। आज व्हेन यू विजिट गोवा, जब आप गोवा जाते हैं तो आप फाइंड आउट करेंगे सिर्फ पुर्तगालीज हैं पूरे गोवा में। व्हेन यू फाइंड कि एक्चुअली व्हेन यू विजिट गोवा, जब आप गोवा जाएंगे तो you will find कि there are many पुर्तगालीज now, they are trading now। उनके रेस्टोरेंट, उनके होटल्स, उनकी प्रॉपर्टी आज भी हैं। वो इंडिया से गए नहीं, पुर्तगालीज कभी इंडिया से नहीं गए, वो सेटल हो गए। साउथ में जाएं तो आज भी पुर्तगालीज आपको मिलेंगे। आप साउथ गोवा में जाएं, आप साउथ गोवा में जब भी आप जाएंगे तो जितने भी हाउसेस बने हैं वो सारे आपके देखेंगे यूरोपियन कल्चर में। उनकी जो छतें हैं वो इस टाइप से है, उनका पूरा यूरोपियन सिस्टम है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर नहीं होगा, सिर्फ एक ही फ्लोर है, बाहर गार्डन है। तो ये चीज को दिखाते हैं कि वहां पर पुर्तगालीज कितने अच्छे तरीके से रहे, और वो लोग आज भी बिजनेस कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो लैंड है, मतलब नियर बाय जो ओशन शोर है, जो समुद्र के किनारे हैं, उनके पास जो लैंड है वो आज भी पुर्तगालियों की है, पुर्तगालीज की, उन्हीं के पास उनका जो कहते हैं ना कि ऑनरशिप है, जो उन्हीं के पास है। पुर्तगीज की यदि हम बात करते हैं तो पुर्तगीज ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम 1500 सेंचुरी। दे आर फर्स्ट हु केम इन इंडिया एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग, ओके। पुर्तगालीज की यदि हम बात करते हैं तो एक्चुअल में अभी तक कुछ भी नहीं पता था इंग्लैंड वालों को, अब तक ये नहीं पता था। पुर्तगीज और डचेस तो यहां पर आ चुके थे, डैनिश यहां पर आ चुके थे, लेकिन अब तक टिल 15th सेंचुरी the English people, the English merchant does not know about the India। वो इंडिया के बारे में अब तक कुछ नहीं जानते थे। अब होता क्या है कि एक्चुअली में 1668 सेंचुरी के आसपास, 16th सेंचुरी के आसपास अब इंग्लैंड में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है व्हेन एलिजाबेथ फर्स्ट बिकम द क्वीन। इन्हें हम वर्जिन क्वीन भी कहते हैं, ओके। और इन्हें वहां की ऐसा माना जाता था कि शी इज द फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है, गॉडेस। तो वो गॉडेस की जो फॉर्म है, सर ऐसा क्यों माना जाता था? बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज व्हेन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट बिकम्स द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, तो यहां पर एक नई डायनेस्टी आ जाती है जिसे हम कहते हैं टूडर डायनेस्टी, ओके। उसके बाद जेम्स फर्स्ट आते हैं, जो स्कॉटलैंड के जेम्स 6 होते हैं। उसके बाद चार्ल्स सेकंड आते हैं। चार्ल्स सेकंड, एक्चुअली में चार्ल्स सेकंड ने क्या किया? चार्ल्स सेकंड मैरिड विद द क्वीन ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल की रानी से प्रिंसेस से प्यार कर लिया और शादी कर ली। और चार्ल्स सेकंड तो बहुत खतरनाक इंसान था, चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था।
चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था। तो यहां से एक्चुअल में जब शादी कर ली तो अब इन्हें पता लगने लगा, इन्हें लीज पर ले लिया ब्रिटिशर्स ने। किससे? अब भैया अब चार्ल्स सेकंड कौन है? दामाद है पुर्तगाल के। तो पूरा का पूरा मुंबई तक इनसे छीन लिया पुर्तगालियों से। और इंग्लैंड, आप ब्रिटिशर्स की एक आदत देखोगे, ब्रिटिशर्स हैज अ गुड हैबिट कि दे टेक अ पार्ट फ्रॉम समवन, वो किसी से एक हिस्सा लेते थे एंड रिमेनिंग पार्ट छीन लेते थे। ये ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी कहानी है। वो तुमसे एक छोटा सा हिस्सा बड़े रिक्वेस्ट से लेने आएंगे कि वी वांट दिस पार्ट एंड वी विल पे अगेंस्ट इट, ओके। लेकिन जब वो अपने पर आते हैं, वो लेते एक हिस्सा है और बाकी का पूरा तो अपने आप छीन लेते हैं, वो छीन लेते हैं। अब हम यहां पर कहते हैं यूरोपियन पार्ट्स द पुर्तगीज अराइव्ड फर्स्ट इन इंडिया इन 1498 बाय सी आफ्टर दे हैड सर्कल्ड द होल ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 1498 में वो सी के रास्ते आ जाते हैं, यहां से आते हैं, यहां से। तो सबसे पहले उन्हें क्या पड़ेगा? गुजरात पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें क्या पड़ेगा सर? गुजरात पड़ेगा। यदि गुजरात पड़ेगा तो यहां से आपको पता है गुजरात तो बड़ी प्यारी प्लेस है। आप देखिए जितने भी पुर्तगीज थे वो सब कहां आते हैं? पुर्तगाल, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर आते हैं, कहते हैं दीज रिप्रेजेंटेटिव्स अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर दे रिसीव फ्रॉम देयर कंट्री रूलर चार्टर टू डू बिजनेस विद इंडिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जितने भी यूरोपियंस थे, द रिप्रेजेंटेटिव्स अराइव्ड इन इंडिया, वो इंडिया आते हैं एंड आफ्टर दे रिसीव फ्रॉम देयर कंट्री रूलर्स चार्टर टू डू बिजनेस विद इंडिया। दीज यूरोपियन, अब बड़े ध्यान से समझना, these Europeans at first requested from the local rulers permission to trade in their entities। और पहले वो आते थे, परमिशन लेते थे कि क्या हम यहां पर व्यापार कर सकते हैं क्या। जैसे कि आपको पता है कि आपका द कैप्टन हॉकिंस जब आते हैं तो वो कहां पर पहुंचते हैं? एम्परर, मुगल दरबार में पहुंचते हैं एंड दे मतलब ही वांट टू गेट, क्या चाहता था वो? क्या चाहता था? ट्रेडिंग परमिशन, ट्रेडिंग राइट्स आता था, ओके, टू गेट द ट्रेडिंग राइट्स, ओके। कहते हैं हम यहां पर सबसे पहले लेटर ऑन दे रिक्वेस्टेड फ्रॉम द लोकल रूलर्स परमिशन टू बिल्ड फैक्ट्रीज। सबसे पहले वो किसी भी लोकल रूलर्स के पास जाते थे और कहते थे कि हे साहब, हे राजा, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम आपके यहां फैक्ट्री बनाएं और हम आपको यहां से टैक्स देंगे। हम क्या देंगे? टैक्स देंगे, पैसा। बड़े बड़े पैसे के चक्कर में एक्चुअल में हुआ क्या कि राजाओं ने परमिशन उन्हें दे दी। किंग्स विल गिव द परमिशन, कब दे देते थे। कहते हैं लेटर ऑन दे रिक्वेस्टेड फ्रॉम द लोकल रूलर्स परमिशन टू बिल्ड फैक्ट्रीज, कि हम यहां पर फैक्ट्री बनाएंगे। वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, बड़े प्यार से फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करते हैं। एंड फिर होता क्या है? आफ्टर दे बिल्ड फैक्ट्रीज दे रिक्वेस्टेड टू बिल्ड फोर्ट। और आपको पता है जब वो फैक्ट्रीज बना लेते थे तो कहते थे कि इस फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए हमें फोर्ट चाहिए, क्योंकि वहां एम्प्लॉय रहेंगे, वहां पर वो लोग भी रहेंगे। तो लेटर वो क्या करते थे? आफ्टर दे बिल्ट फैक्ट्रीज दे रिक्वेस्टेड टू बिल्ड फोर्ट्स अराउंड दीज फैक्ट्रीज टू डिफेंड देम फ्रॉम पायरेट्स एंड अदर डेंजरस। मतलब चोरी और चकारियों से बचने के लिए वो फोर्ट बनवाते हैं। अब देख रहे हो, पहले क्या बनाई? पहले उन्होंने कहा फैक्ट्रीज, देन फोर्ट, ओके। अब क्या करेंगे? अब कहेंगे कि देन दे रिक्वेस्टेड टू रिक्रूट लोकल इंडियंस टू सर्व एज गार्ड्स एंड सोल्जर इन दीज फोर्ट्स। वो कहते हैं कि हमें परमिशन चाहिए कि हम लोकल इंडियंस को गार्ड के तौर पर, ठीक है, गार्ड के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, कि वो फोर्ट की सिक्योरिटी कर सकें, मशीनों की सिक्योरिटी कर सकें, तो हमें लोकल इंडियंस चाहिए। सो ऑन दे स्लोली गेट द परमिशन एंड सो दे स्लोली क्रिएटेड देयर ओन आर्मीज। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आर्मीज बना ली। एंड सो वन ऑफ द यूरोपियन पावर्स रिप्रेजेंटेटिव द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। सो ऐसे धीरे धीरे बहुत ग्रेजुअली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द रूलर ऑफ इंडिया। ये क्या बन जाती है? रूलर ऑफ इंडिया बन जाती है। गॉट इट? यहां तक बात क्लियर है। अब एक्चुअल में होता क्या है, हमें चलना है इंग्लिश की तरफ। कहते हैं द इंग्लिश लैंग्वेज, अब इसी टाइप से सो गो हेड, मूव अहेड। द इंग्लिश लैंग्वेज सेट फुट इन इंडिया, the English language set foot in India with the granting of East India Company charter by Queen Elizabeth I in 1600।
द सब्सिक्वेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग ports in coastal cities as सूरत, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। सबसे पहले 1813, यदि हम बात करते हैं 1613, सॉरी 1613, they created, okay, they established the first company, the first factory in सूरत, then they मद्रास, okay, then बॉम्बे, और देन फिर वो आ जाते हैं कैलकाटा, ओके, और यहां से वो सारी चीजों को रूल करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो नॉन एज द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे ईस्ट इंडिया ऑनरेबल कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, इसे का दूसरा नाम है ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जानते हैं। और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। एंड इनफॉर्मली नॉन एज जॉन कंपनी, इसे हम इनफॉर्मली जॉन कंपनी या कंपनी बहादुर और सिंपली द कंपनी के नाम से जानते हैं। वॉज एन इंग्लिश एंड लेटर ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बाद में इंग्लिश एक ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है। द इंसेप्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस देयर ऑन सेल्फिश इंटरेस्ट, ओके। और जो इंग्लिश का जो डेवलपमेंट होता है इन इंडिया, ओके, बात को समझना, द इंसेप्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम and English education system in India was the result of the British dominance। जो result था वो था British dominance and their own self interest। जो British dominance था and उनका self interest था, क्योंकि अब बात समझो, they started ruling, okay, अब if they started ruling तो they have to make some rules and norms। अब वो rules और norms को बनाएं कैसे, That is point, कि वो रूल्स को नॉर्म्स को बनाएंगे कैसे। रूल्स और नॉर्म्स को बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, रूल्स और नॉर्म्स को बनाने के लिए पहले उन्हें उनकी कल्चर पता होना चाहिए कि इंडियन कल्चर क्या है, इंडिया के ट्रेंड्स क्या हैं, इंडिया के लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो उन सारी लैंग्वेज को जानने के लिए उन्होंने अपनी एक मीडिएटर लैंग्वेज बना दी इंग्लिश, कि इंग्लिश सिखाइए सबको, जिससे कि हम अच्छे से लॉज बना पाए, अच्छे से उनके लिए कोई लॉ बनाए, रूल्स बनाए, नॉर्म्स बनाए, ओके। तो ये सारी चीजों की वजह से इंग्लिश यहां पर क्या होती है, एस्टैब्लिश होती है। बट एट प्रेजेंट, यदि हम आज की बात करें, बट एट प्रेजेंट बीइंग द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, एक इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज होने के वजह द इंग्लिश लैंग्वेज हैज ट्रेमेंडियस एडवांटेज, ओके, ओके। कहते हैं हम यहां पर कि बट एट प्रेजेंट, यदि हम नाउ बात करें, बीइंग द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, being the global language of communication, English is the global language of communication and learning the English language को सीखना has tremendous advantages। इसके बहुत सारे एडवांटेज हमारे यहां हुआ करते थे। यदि आपको इंग्लिश आती है आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यदि देखना हो तो कभी साउथ तरफ जाए, देखो चीजों को, ABCD गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कहते हैं यहां पर कि कंपनी वॉज अगेंस्ट, इनिशियल लेवल पर कंपनी वॉज अगेंस्ट मिशनरी एक्टिविटी। हम बात करें तो कंपनी जो है इनिशियली कंपनी वॉज अगेंस्ट मिशनरी एक्टिविटी इन इंडिया एंड प्रोस्क्राइब्ड द बाइबल एंड फॉरवर्ड रिलीजियस एजुकेशन। और इन्होंने धार्मिक एजुकेशन देने से मना कर दिया कि हम भारत के अंदर अभी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम ना तो मिशनरी को यहां पर बुला सकते हैं, आप कुछ भी मत करिए, वी ओनली ट्रेड, हम सिर्फ व्यापार करेंगे, वी ओनली ट्रेड नाउ, ओके। एंड ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली दे विल स्टार्ट द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, देन द मिशनरी केम एंड द रिलीजियस एक्टिविटीज विल बी स्प्रेड, ओके। लेकिन फर्स्ट मोटिव था, क्यों ऐसा था, इसकी बात को समझिएगा। क्योंकि वो चाहते थे एजुकेशन इन सपोर्ट ऑफ अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी एंड ऑन द बेसिस दैट इफ एक्सपोज टू क्रिश्चियनिटी, यदि आपने क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज किया, इंडियंस मे हैव फेल्ट थ्रेटन एंड दस वुड हैव पास्ड अ थ्रेट टू ब्रिटिश कॉमर्शियल वेंचर्स। और एक्चुअली में डायरेक्टली धमकी होगी, क्योंकि वी आर नॉट स्ट्रांग इन इंडिया नाउ। दैट मोमेंट ब्रिटिशर्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि इन्हें अभी पता लग गया कि हम मिशनरीज आना शुरू हो गई हैं, वो कन्वर्जन शुरू हो गया, वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। क्योंकि जो उन्होंने खुद की आर्मी बनाई है वो ही आर्मी रिवेलियस हो जाती है उस मोमेंट पर। गॉट इट। कहते हैं हम यहां पर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन प्री ब्रिटिश डेज हिंदू एंड मुस्लिम्स वर एजुकेटेड थ्रू पाठशाला एंड मदरसा। कहते हैं कि प्री
pre-British, okay, and Hindus and Muslims were educated through madrasa and pathsala, respectively. But their advent, okay, but their advent created a new place of learning. ठीक है, उन्होंने एडवेंट ने क्या किया, एक नई प्लेस क्रिएट की, जिसे हमने क्या कहा, मिशनरीज कहा. क्या कहा सर, मिशनरीज कहा. सो दैट दे कैन क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, थॉट्स, ओपिनियन, ओके, याद रखना, एंड हु वुड एक्ट एज अ इंटरप्रेटर्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मासेस. ओके, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही सीखेंगे. बाकी कैसे आगे की क्लास में हम कल से चलेंगे कि 3 एजेंट्स कौन कौन से थे इंडिया में, यहां से हम बात करना स्टार्ट करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही काफी है. बाकी जो मुलाकात है वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में. यदि आप बहुत डीपली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर सीखना चाहते हैं आपकी अपनी ओन लैंग्वेज में, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा सफलता आईएएस एप्लीकेशन को, जहां पर मेरी क्लासेस होती हैं, जहां पर मेरी पेड क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और इन डिटेल हम पढ़ेंगे. और यूनिट नंबर मैं 6 से ही स्टार्ट करूंगा, यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9, 10. देन हम जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके, ये हमारा रहने वाला है. तो एक बार जल्दी से इस सेशन को एक बार शेयर कर लीजिएगा, प्यार दीजिए इस सेशन को. बहुत उम्मीदों के साथ मैं आया हूँ वापस से, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सेशन को प्यार देना, कमेंट्स करना. बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. बाय बाय, टेक केयर.